नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 3। इसी श्रृंखला में आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं ये सारे मॉडर्न एज से रिलेटेड हैं, यानी आधुनिक भारत से रिलेटेड है। और इस समय पर भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था वो उसके प्रभाव और उनके जो तौर तरीके थे वो बाकी भारत पर और उसके साथ साथ अब आदिवासी समाज पर कैसे पड़े हैं, उन सब का वर्णन इसमें दिया जाएगा। इससे पहले हमने जो चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो बंगाल का युद्ध था। और उसके बाद 1765 में जो बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में। ये दोनों जो युद्ध हैं, पहले तो ब्रिटिश सत्ता को बंगाल का नवाब यानी बंगाल की दीवानी प्राप्त करवा देते हैं। और उसके साथ साथ बक्सर का जो युद्ध है ये पूरे भारत में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ावा दे देता है। ठीक है, 1765 में हमने पढ़ा था कि बंगाल के जो दीवानी अधिकार हैं वो इस कंपनी को दे दिए जाते हैं। और इस चैप्टर में हमने नील की खेती के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे भारत के का जो नील है वो पूरे यूरोप में धूम मचा रहा था, यानी कि पूरे विश्व में उसकी मांग थी, यूरोप में मांग थी। और वहाँ का जो जो एक स्थानीय पौधा था वोड, जिससे नील उत्पन्न किया जाता था, वो उस भारतीय नील के मुकाबले काफ़ी हल्का था और चमक वाला नहीं था। लेकिन भारतीय नील जो पैदा किया जा रहा था, यहाँ पर जो पैदावार हो रही थी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रामीण प्रशासन पर ब्रिटिश जो है वो कैसे कब्जा कर लेते हैं। उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो उस पैदावार को अपने खेतों में बोएं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। और धीरे धीरे अब यहाँ पर ये जो ब्रिटिश सत्ता है ये आदिवासी इलाकों में भी, यानी बंगाल का शासन इनको मिल गया है, दक्षिण पर अपना प्रभाव बना लिया है, तो अब ये आदिवासियों पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर जो संकल्पना है आदिवासी समाज की, दीकू क्या चीज़ है, दीकू यहाँ पर बताया गया है जो आदिवासी नहीं है, ऐसे लोग या ऐसी कोई संस्था या ब्रिटिश लोग या जो जमींदार प्रथा थी, ये सारे दीकू की श्रेणी में आते थे, जो आदिवासियों से संबंधित नहीं थे, जो उनके उनके जो रहन सहन है उनसे काफ़ी अलग थे। और उनको एक आदिवासियों को जैसे अपने अंडर में किया जा रहा था इन लोगों के द्वारा, दीकू इसमें कहा गया है। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक स्वर्ण युग की कल्पना है आदिवासी समाज की, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में घूमते देखा गया। 1895 में बिरसा नाम के व्यक्ति को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उन दीकुओं दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। अब ये दीकू कौन है? ये जमींदार हैं, ये साहूकार हैं, ये ब्याज लेने वाले वो लोग हैं। और ये सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इनके लिए दीकुओं की बाहरी लोगों की श्रेणी में थे, जिनसे ये इनको आज़ादी आदिवासियों को दिलाना चाहता था। कौन? बिरसा मुंडा। ठीक है, कुछ ही समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे पीछे चलने लगे, वे उसे भगवान मानने लगे और उन्हें उन लोगों को आदिवासियों को यकीन था कि ये उनकी समस्याएं दूर करने के लिए आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार, मुंडा यानी एक जनजाति है, मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में झारखंड में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी स्थल संथाल और उरांव भी शामिल थे, यानी कि बिरसा के समर्थकों को में ये, क्योंकि ये मुंडा जनजाति से तो थे ही थे, ठीक है, उसके अलावा संथाल और कौन थे? उरांव। संथाल और उरांव जनजाति समूह भी इसमें शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे और उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही थी, आजीविका खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। ये सब कैसे हो रहा था? चलिए देखते हैं कि अब ये आदिवासी समुदाय जो है ये इनकी परिचित जीवन पद्धति को नष्ट कर रहा था, यानी आदिवासी जीवन शैली जो है वो खत्म होती जा रही थी। किस वजह से? क्योंकि ये थे घुमंतू जाति।
आदिवासी लोग जो थे वो घुमंतू जाति थी, कभी यहाँ रहते थे जंगल के किसी कोने में, कभी किसी और जंगल में चले जाते थे परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इनका ये मानना था, जो हमने जेम्स मिल का भी सिद्धांत पढ़ा था, वो भी ये कहता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन आदिवासियों को, ग्रामीण लोगों को, भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। इनको ये लगता था कि हमारी जो जो लोग हैं वो सभ्य नहीं है, तो ये इनको सभ्य बनाने के लिए आए थे। और इनकी जो जीवन पद्धति थी, क्योंकि आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, जंगल से कनेक्टिविटी थी, तो इनकी जो कनेक्टिविटी को ख़त्म किया जा रहा था, घुमंतु थे और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इनको स्थायी जीवन में लाया जाए, इनको एक स्थायी निवास इनका करवाया जाए। तो इनकी आजीविका भी खतरे में थी, क्योंकि ये जंगल में रहते थे, ज़रूरतें लिमिटेड सी थी, जंगल से जो चीज़ें प्राप्त होती थी वही इनकी आजीविका थी, उसको कभी बेच भी देते थे, खुद के उपयोग में भी ले आते थे, ज़रूरतें कम थी और साधन भी अवेलेबल थे। और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो ये सब बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार कर रहेंगे। अब ये एक चित्र दिया गया है जिसमें उड़िया के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये महिलाएं हैं, ये कहाँ की महिलाएं हैं? ये उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं जो बाजार जाती हैं सामान लेकर। ठीक है। पिछले साल अपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो कबीले के जो लोग थे वो रीति-रिवाज़ और जो रस्में थी वो ब्राह्मणों से अलग थी। ब्राह्मणों के बनाए हुए रीति-रिवाज़, रस्मों को ये नहीं मानते थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति आधारित समाजों में दिखाई देते हैं, यानी एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। ये नातेदारी में विश्वास रखते थे, यानी किस में विश्वास करते थे? ये नातेदारी में विश्वास रखते थे, रिश्तेदारियों से आपस में जुड़े हुए थे, यानी एक परिवार, एक कुल, एक कुटुंब। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, ऐसा भी नहीं था। जनजातीय समूह किस प्रकार जीते थे वो देखते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब झूम खेती क्या होती है पहले तो ये देख लेते हैं कि झूम का मतलब होता है घुमंतू। ठीक है, कभी आज इस इलाके में, कभी दूसरे इलाके में। अब झूम खेती क्या होता है कि ये जो है भूमि को, जंगलों को पहले साफ करते थे, यानी कि जो घने घने पेड़ होते थे, घने घने जो पेड़ होते थे उसकी ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता था ताकि जो सनलाइट है, जो सूर्य की जो रोशनी है वो इन सब पर पड़ सके। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी जब नीचे जंगलों में घास फूस पर पड़ती थी तो ये उस घास फूस को साफ करके उसके बाद उसमें आग लगा देते थे। ठीक है, उसके बाद आग आग लगा देते थे और उसको, भूमि को साफ कर देते थे। ठीक है। अब उससे क्या होता था कि जब ये घास-फूस के जलने के बाद जो राख इकट्ठा होती थी, ये उस भूमि को जोत कर उसमें उस राख को स्प्रेड कर दिया करते थे, फैला दिया करते थे। और एक नेचुरल जो पोटाश है वो इनको मिल जाता था, इनके पौधों को ग्रो अप करने के लिए, फसलों को ग्रो अप करने के लिए मिल जाता था। तो ये एक नेचुरल मेथड था इनका यूज़ करने का। अब देखिए झूम खेती किसे कहते हैं? आदिवासियों के कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेतु गु गुमंती खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगल में छोटे-छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटते थे, जमीन पर उगी घास-फूस जलाकर साफ कर देते थे। इस प्रकार घास-फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क दिया जाता था। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने, बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसको काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी, परती यानी खाली। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ का नाम है और महुआ ये एक ऐसा फूल होता है जिसे खाया जाता है या शराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ के जो पेड़ होते हैं, पेड़-पौधे जो होते हैं इनसे कई तरह के खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं, शराब भी बनाई जाती है इसके फूलों से। अब देखिए घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी
ज़िंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे, यानी कि घुमंतू जाति थी, कभी यहाँ रह लिए, कभी वहाँ रह लिए। ठीक है, जंगल की अवेलेबिलिटी थी और बेरोक-टोक आते-जाते थे। ठीक है, अब हमने एक बार अभी पढ़ा था कि डोंगरिया बंद कंद कबीले की जो उड़ीसा की जो महिलाएँ हैं, वो पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठी करके लेकर ला रही हैं, इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएँगी। हमारे यहाँ पे भी पत्तलों को हमने कई बार देखा हुआ है, पत्तों से बनाए जाते हैं पत्तल। यहाँ पर पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठी करके लाई, बड़े-बड़े कोई पौधा है, पेड़ है, जिसकी पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती हैं भोजन करने के लिए। कुछ शिकारी और संग्राहक, अब सारे ही आदिवासी समूह में जो है वो सारे खेती तो नहीं करते थे, कुछ और भी करते थे, शिकारी भी थे, संग्राहक भी थे। पहले के चैप्टर्स में हमने 6-7 क्लास के भी पढ़ा है कि जो शुरू-शुरू में जो जनजातियाँ जातियाँ थी, जो मानव समाज था, वो आखेटक था, शिकारी था और संग्राहक धीरे-धीरे बना था। उसके बाद किसानी शुरू हुई, खेती शुरू हुई। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा तो ये मुंडा संप्रदाय के थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि उनके आसपास के एरिया कौन से थे, संथाल थे, उरांव थे और अब हम पढ़ रहे हैं खोंड के बारे में। खोंड जो है ये कहाँ के हैं, ये है उड़ीसा के साइड के, ठीक है? और ये जो मुंडा, संथाल और उरांव हमने पढ़ा था, ये झारखंड क्षेत्र के आदिवासी हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं इस समुदाय के जो लोग हैं टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बाँट लेते थे। जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। हमने अभी पढ़ा था कि साल का जो एक वृक्ष का नाम है, महुआ के जो फूल हैं इससे शराब बनाई जाती है। महुआ के जो बीज हैं उन उसका तेल निकाला जाता था भोजन पकाने के लिए। इलाज के लिए वे बहुत सारी जड़ी-बूटियों, जंगली जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होते थे, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। हमने पलाश के फूलों के बारे में भी पढ़ा है कि जो पलासी का जो क्षेत्र है बंगाल का, है ना? ये जो पलासी का जो युद्ध हुआ था, ये पलासी कोई जगह विशेष नहीं है, ये वहाँ पर पलाश के फूलों की जो अधिकता है, उसके कारण इसका नाम पड़ा है पलासी और पलाश के फूलों से जो है निकाला जाता है गुलाल, जिससे होली का रंग बनाया जाता है, ठीक है? गुलाल निकाला जाता है जो पलाश के फूल हैं, होली का रंग इससे बनाया जाता है, ठीक है? और अब इससे देख लीजिए ये वहाँ के जो स्थानीय जो बुनकर हैं, जो रंगरेज़ हैं, उनको अगर रंगाई के लिए कप या चमड़े को बनाने के लिए अगर कोई रंगों की ज़रूरत होती थी, तो वे इन्हीं खोंड समुदाय के लोगों से कहा करते थे कि ये इन्हें कुसुम और पलाश के फूलों को अवेलेबल करवाएँ। इन समुदाय के चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? तो ये भी देख लेते हैं। कि कई बार तो चीज़ों का अदला-बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। अब कई आदिवासी जो लोग हैं, वो आस-पास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मज़दूर थे, यानी कि खेती भी करते थे, मज़दूरी भी करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मज़दूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा जो है औरों के लिए करने से कतराते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य भारत में कौन-सा एक आदिवासी समुदाय रहता है, यहाँ पर रहता है बैगा, है ना? यहाँ पर मध्य भारत में कौन-सा समुदाय है? बैगा। ये मज़दूरी करने से कतराते थे, यानी इनको अच्छा नहीं लगता था आदिवासी समुदायों को बाहर जाना। अब देखिए ये जो गड्डी, वन, गुज्जर है ये नॉर्थ साइड में आ जाता है, ये भोटिया जो है ये उत्तराखंड वाली साइड में आ जाता है, ये सहरिया, ये भील ये पश्चिमी राजस्थान में आ जाते हैं। वान, गुज्जर, सराठवा ये गुजरात वाली साइड में आ जाते हैं। ये बेगास, बंजारा, गोंड मध्य भारत में, ये जो है ये महाराष्ट्र वाली साइड में आ जाते हैं। देखिए ये सारे ये दक्षिण वाले, ये सारी जो जातियाँ हैं ये जो हैं, ये उड़ीसा वाली साइड में आ गए पराजा, बोंड, कंडा, कोया, सवारा, खोंड, बेगास, मारिया, गोंड, कोया, बंजारा, गोंड, ये गोंड कई जगह पे रह रहे हैं। तजुंग, खासी, नागा,
हिरियांग, ये पूर्वोत्तर भारत में आ जाते हैं। तो ये जो एक मैप दिया गया है, ये आदिवासी जनजाति समूहों का है, जो पूरे भारत में जहाँ-जहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है क्षेत्र विशेष के हिसाब से। बैगा जो है, ये बैगा जो जनजाति समुदाय है, ये खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर इनको आश्रित होना पड़ता था। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज इतना ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों, व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लग गए थे। तो यानी जो आदिवासी समुदाय है, उसकी स्थिति को भी खराब करने के लिए ये महाजन और जो सूदखोर हैं, ये इनको परेशान करते थे और इनका जो एक जीवन शैली है, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया था, जिसका ये इनको आदिवासी जो है अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे, इन बाहरी शैतानों को, व्यापारियों को, महाजनों को। अब कुछ जानवर पालते थे। अब सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, बहुत सारे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरे इलाके में चले जाते। जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले 9th क्लास में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर पंजाब के कौन से पढ़ा है, यहाँ पर हमने पढ़ा है वन गुज्जरों के बारे में। इनको हम आगे 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन जो है, यानी ये देखिए, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन 1930 से 40 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच में इन्होंने अपने बिताए। एल्विन ने कुछ सोर्स लिखा है, जिसमें कुछ अर्शों को पढ़कर हम इस समय चक्र और कामों के बंटवारे को समझ सकते हैं। लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे, शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल होता था। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं, महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अध जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। अब ये बेवड़ क्या है? यही घुमंतू कृषि है, झूम कृषि है। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ ही फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था और लेकिन पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की जरूरत भी पड़ने लगती थी। ठीक है, अब ये जो है वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा, जो 1939 का है, और ये एल्विन की अप्रकाशित रचना है, नोट्स ऑन द खोन्स। ये वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित दिए गए हैं। आगे देखिए, ये एक तस्वीर है एक आदिवासी लड़की की, संथाल लड़की है, बिहार, 1946 का ये चित्र है। ईंधन की लकड़ियां लेकर जा रही है ये बच्ची। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। अब देखिए,
कुछ लोग एक ही जगह पर खेती करते थे। हम ना अभी पढ़ा था कि बेवड़ क्या है? ये मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये हमने अभी पढ़ा था, झूम खेती, घुमंतू खेती या बेवड़, ये एक ही नाम है। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह पर टिककर खेती करने लगे थे। बार-बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे-धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खुद खेती करने की बजाय अपनी अक्सर जमीन बंटाई पर दे देते थे। अब ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मामले में ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ब्रिटिश अफसरों का राज चल रहा था। इनको लगता था कि गोंड और संथाल जातियां बेटर हैं। ये एक शिकारी और आखेटक घुमंतू खेती करने वाले लोगों के, आदिवासी लोगों के बजाय में। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है वो देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, कई जगह उनकी खुद की पुलिस होती थी, ज़मीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम भी वो खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई-कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उनको बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। ये एक भू राजस्व तो नहीं कह सकते, लेकिन नजराने के रूप में जो भी वन संपदा वो खुद इकट्ठी करते थे, चाहे वो फल फूल थे या बीज थे या तेल था या कुछ भी ऐसी चीजें जो वन से प्राप्त होती थी, चाहे लकड़ियां थी, वो उन्हें नजराने के रूप में उनको देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समुदायों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से अपने लाचार हो गए, क्योंकि अंग्रेजों का प्रतिबंध आ गया कि अब जो जंगल है उनको कुछ हद तक रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ पर से आप वनोपज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? देखिए, ये हमें एक चित्र दिखाया गया है पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों द्वारा लकड़ियों का बनाया हुआ, लट्ठों से बना हुआ एक घर है। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता है। अब ये कौन सी जनजाति है, हमने इसके बारे में अभी पढ़ा। ये है पूर्वोत्तर की निशी जनजातिवाद, पूर्वोत्तर की निशी जनजाति। ठीक है। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, अब ये देख लेते हैं। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के, देखिए ये जो आदिवासी महिलाएं हैं जो जंगल में खेती कर रही हैं, ये कहाँ की हैं? ये गुजरात साइड की हैं, भील हैं। ठीक है, गुजरात की भील जनजाति की महिलाएं हैं जो जंगल में खेती कर रही हैं। ठीक है, घुमंतू खेती के बारे में बहुत सारे वन क्षेत्रों के बारे में अभी भी जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। अब ये चाहते थे कि ये जो आदिवासी समूह है एक स्थायी जगह पर रहें और खेती करें। स्थायी जगह स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना ब्रिटिशर्स के लिए आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों को वैसे क्या मिलता, अगर ये घूमते रहते तो इनको नुकसान क्या था? अंग्रेजों को नुकसान ये था कि जब ये सारी रियासतों से, सारे क्षेत्र विशेषों से राजस्व ले रहे थे, तो ये घुमंतू जातियों को कैसे छोड़ देते? तो ये चाहते थे कि पहले इनको भी एक जगह सेटल करना जरूरी है,
ताकि यहाँ से भी हमें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहे, इनकम का सोर्स तैयार हो जाए। इसलिए उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब तो नहीं रही। जहां पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के बाद अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की जो छूट है वो दे दी गई। अब देखिए वन कानून और उनके प्रभाव। अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि सरकार ने, ब्रिटिश शासन जो था उसने उन पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था घुमंतू कृषि पर। अब उन्होंने कुछ वन कानून भी बनाए और उसके कुछ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण साफ कर लिया। अभी ये जो एक चित्र दिखाया गया है, ये आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी हैं। ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, उन्हें आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी स्थिति में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब ये तो हम सब जानते हैं कि भारत में 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो रेलवे के जो स्लीपर्स हैं वो बनाए जाते थे, जो कैबिन थे वो सब जो बनाए जाते थे, वो इमारती लकड़ी अब उसके लिए चाहिए थी। अब मजदूर भी चाहिए होते थे कि इन सबको बनाने के लिए कोई ना कोई मजदूर भी तो चाहिए, उन सामान को लेके लाने के लिए, ले जाने के लिए। ठीक है। और इस तरह से स्लीपर क्या चीज़ है? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी, यानी कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते थे ये स्लीपर्स। बड़े बड़े फट्टे से बनाए जाते थे जिनके ऊपर पटरियां बिछाई जाती थी। अब है, जैसे ही औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, उन्हें वहां खेती करने की छूट भी होगी, बशर्ते गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम को सुनिश्चित करने के लिए वन गांव भी बसा दिए, यानी इन आदिवासियों को बोला कि आपके लिए गांव बसाए जाएंगे, आपको जमीन भी दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको जंगलों की साफ सफाई भी करनी होगी और उसमें मजदूरी भी करनी होगी। अब देखिए अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये यहाँ पर किसने लिखा है वो हम देखते हैं अभी। ये वही वेरियर एल्विन और शॉमरोव हिवाले जिन्होंने सॉन्ग ऑफ द मैकल लिखा था, उनके पेज नंबर, उनकी जो बुक है पेज नंबर 316, उसका एक रेफरेंस दिया गया है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेंगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। अभी हमने पढ़ा था कि 1930 से 40 के दशक तक ये यहाँ पर रहते हैं मध्य भारत में। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिसमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इन बैगा लोगों को मजदूरी करना किसी के अंडर में वो पसंद नहीं था। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गायें, तो भैंस भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए।
बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। देश तो हमारा था पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार इन आदिवासी समूहों ने खुलेआम बगावत भी कर दी, जैसे 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी के विद्रोह थे। ये इम्पोर्टेंट है अब हमारे लिए कि 1906 में किसने संग्राम किया था, किसने मतलब विद्रोह किया था, तो ये किया था सोग्रम संगमा ने, असम में किया था और 1930 के दशक में मध्य प्रांत, भारत के मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह ऐसा हुआ था। अब ये गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, यानी कि ये आदिवासी समुदाय ही है जो यहाँ पर बुनाई का कार्य जो है वो कर रही हैं। अब है व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ये वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, इसको समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति भी देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, यानी फिर 1000 कृमि कोषों के लिए 3 या 4 रुपए इनको मिलते थे। इसके बाद कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले इन बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब देखिए, ये हाजांग जो औरत है ये पूर्वोत्तर की है, चटाई बुनाई कर रही हैं। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, इन्हें खेतों कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ ले जाकर कार्य करना पड़ता था। अब आगे देखिए, ये देखिए ये 1948 में बिहार में जो कोयला खनिक है, खदान में काम करने वाले श्रमिकों की तस्वीरें हैं। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक भी था। वह अक्सर सचमुच जान भी ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे, क्योंकि अंधेरे बिल्कुल बहुत गहराई में ज़मीन में जाकर इनको खदानों में काम करना पड़ता था, कोयला निकालना पड़ता था। तो तकलीफ तो होती थी, सांस की बीमारियां भी हो जाती थी और जिसमें इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि क्षेत्र विशेष में ब्रिटिशर्स ने अपना जो वर्चस्व था उनको राजस्व के लिए, चाहे वो नील की खेती को बढ़ावा दिया, असम वालों में क्षेत्र में उन्होंने चाय के बागानों पर कॉफी के बागानों को में काम करने के लिए आदिवासियों को पकड़ा। तो यहाँ पर ये जो आदिवासी काम करते थे ये अपने घर परिवार से तो दूर थे ही, और इनको लगभग दास की स्थिति में बनाकर पकड़ लिया जाता था कि इनको ना तो ज़्यादा उनको इनकम का कोई सोर्स अवेलेबल था, यानी कि ज़्यादा तो इनको मजदूरी दी नहीं जाती थी। दूसरा, इनको मजदूर या गुलाम बनाकर रख लिया जाता था। चाय बागान जो फैले थे, खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग इस समय पर बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और इन लोगों की भर्ती ठेकेदारों के मार्फत होती थी। ये ठेकेदार न केवल इनको बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। अब देखते हैं नज़दीक से देखने पर। देखिए क्या है, नज़दीक से देखने पर बताया गया है।
19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। ये इंपॉर्टेंट है कि 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। तो कोल आदिवासियों का विद्रोह होता है 1831-32 में और संथालों की बगावत होती है 1855 में। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में होता है और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह होता है। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। अब देखिए लहू लुहान मेरे कंधे, ये मुंडा आदिवासियों के गीतों में जो बिरसा मुंडा के जो कष्ट हैं वो झलकते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं परेशान मुझे, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ये के.एस. सिंह ने लिखा है, बिरसा मुंडा एवं एंड हिज मूवमेंट। उसका ये 12 नंबर पेज का एक उद्धरण लिया गया इलस्ट्रेशन। अब हम बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं जिसको हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है। देखिए ये क्या कहते हैं कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है 1870 के दशक में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है, 1870 के दशक में होता है। इनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गीत गाते बीता था। इनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन से ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद के इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो स्वर्ण युग की आशा क्या थी कि इनको एक वापस इनके जो जंगल है वापस मिल जाएंगे, इनको अपनी जमीन की जो लड़ाई है यानी कि इनको खेती करने का, वहां पर रहने का, आने जाने का, घुमंतु कृषि करने का सब अधिकार वापस मिल जाएंगे। और बिरसा मुंडा के कहते हैं कि इनके जो जो मुखिया थे वो लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे पढ़ने के लिए, जहां उन्होंने मिशनरियों का उपदेश उनको सुनने का मौका मिलता था। वहां उन्होंने यह भी सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार भी वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो ये कौन इनको कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा कहते हैं कि हमें ये जताया जाता था इन ईसाई लोगों के द्वारा कि तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग अच्छे ईसाई अगर बन जाओ, तुम अपना धर्मांतरण कर लो, तो तुम्हें जो स्वर्ग का जो साम्राज्य है वो भी मिल सकता है। लेकिन बिरसा मुंडा ऐसा नहीं करते हैं। वो एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताते हैं और जनेऊ धारण करते हैं और शुद्धता और दया पर जोर देते हैं। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दो, गांवों को साफ रखो, डायन और जादू टोने में विश्वास ना करो। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ये इनको क्या बुलाते थे, दिकू बुलाते थे। ठीक है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। अतीत के ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीवन जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू स्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था।
यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भू व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू स्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो ये दोनों से ही परेशान थे। आदिवासी कहते हम जैसे हैं हमें ऐसे ही रहने दिया जाए। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1857 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते गांव-गांव घूमे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने आह्वान किया कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दिया जाए। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले कर दिए। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। कौन सा झंडा प्रतीक था? सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाती है और आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। दूसरा, इसने फिर एक बार जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अब अन्यत्र क्या क्या गया कि हमें नकदी की क्या ज़रूरत होती है? देखा जाए तो हमें करेंसी की क्या ज़रूरत है? ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। ये किसने दिया है? कोहेन, क्लार्क और हॉस्वेल ने संकलन किया है। द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 में एक गीत पर उद्धृत ये एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया है हमें। अब देखिए अंग्रेज जो है आदिवासियों को किसके रूप में वर्णित करते थे? ये इनको करते थे जी जंगली के रूप में। किसके रूप में? जंगली के रूप में। ठीक है। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? छितराना कहा जाता था। क्या कहते थे? छितराना। फिर मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को क्या किया गया था? भूमि स्वामित्व मिल गया था। ये कहाँ मिला था? मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि स्वामित्व मिल गया था। फिर है असम। असम के बागान और बिहार के खदान में ज़्यादातर काम करने वाले कौन होते थे? आदिवासी काम करते थे। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं कि झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो नहीं, ये जुताई नहीं करते हैं। ये वहां पर कृषि भूमि को साफ करते थे और बीजों को रोपते नहीं थे, छिड़क देते थे, छितराते थे। अभी हमने यही पढ़ा कि ये छितराना करते थे, है ना। व्यापारी संथालों से, तो ये गलत हो जाता है। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। बिल्कुल सही है जी। बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है लास्ट इसका, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, ये तो इन्हें सभ्य बनाने में लगे हुए थे जी, धर्मांतरण करने में लगे हुए थे। तो ये गलत हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाता है। और ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारा चौथा चैप्टर है और हम ये देख चुके हैं कि ये सभी जो है चैप्टर्स, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर से हमने शुरू किया हो, कब कहाँ और कैसे वाले से, और ये सारे जो चैप्टर हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हैं। आपस में इनके कनेक्टिविटी है। अगर हम एक भी चैप्टर इसमें मिस करते हैं तो हम पहले वाले को भूल सकते हैं या इसके फैक्ट्स याद नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी बुक को बहुत अच्छे से समझिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। यूट्यूब चैनल हमारे इजी इजी लाइफ के साथ जुड़े रहिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद। आभार।